नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जो आपका पेपर हुआ है पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसको उसकी सी सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका उत्तर आएगा, पहले स्थान पर आया है केरल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, केरल। सेकंड है, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। ये निम्नलिखित में से किसको इस उद्धरण का श्रेय जाता है? यह बात किसने कही है? तो इसका ऑप्शन है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका है कि ऑप्शन ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नंबर वन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन में दिया है वन, केवल तीन, केवल दो, एक, दो और तीन, एक और दो। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी में आएगा आपका कि पहली दो चीज़ें, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? बहुत आसान है, सबको आता है, वेस्टर्न ट्रेपेगोन, पश्चिमी जजुराना। ठीक है जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? बच्चों इसमें थोड़ा सा डाउट है, पर मेरे अनुसार इसका ऑप्शन जो है सी होगा, भारत के राष्ट्रपति। क्योंकि जिस राष्ट्रपति या स्टेट में राज्यपाल जो हैं वो बता देते हैं कि भी इस डेट को आपका फर्स्ट मीटिंग होगी, जो भी लोकसभा या विधानसभा बनी है उसके लिए, न्यूली जो बनी है, तो उसको जो है सेक्रेटरी जो है, जो इसका लोकसभा के सेक्रेटरी होते हैं, वो जो है इसको सर्कुलेट करते हैं कि भी आपने सेक्रेटरी जनरल जो होगा वो सर्कुलेट कर देगा कि इतनी तारीख को आपका प्रथम बैठक होनी है, जिसमें कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। तो जो तारीख डिसाइड की जाती है वो तो राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती होगी। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप उसको देख लीजिएगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी नॉलेज के अनुसार ये भारत के राष्ट्रपति है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश में कोल बांध किस नदी पर बना है? ये बहुत आसान प्रश्न था, सतलुज नदी पर है। ठीक है जी। ये पेपर थोड़ा मिला जुला था, इसमें थोड़ा टफ भी है, थोड़ा आसान भी है। जैसे अभी इसको देखिए, ये आसान है लेकिन आपको घुमाया हुआ है। इसमें आपने ये देखना है, कपास सबसे परंपरागत फसल है, जो मिट्टी की जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आपको तो जनरल से पता ही है कि काली मिट्टी में ही कपास होती है, इसको ज़्यादा करना नहीं। वैसे काली मिट्टी जो होती है वो जो है ये क्लेई होती है, और ह्यूमस की और जो जो इसमें सिंचाई के लिए भी अच्छी प्रतिक्रिया देती है। ठीक है जी। इसके बाद भारत में 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ किया गया? तो वो IIT मद्रास में किया गया था। ये करंट अफेयर का प्रश्न था। उसके बाद है कि डैश का उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डाटा और पहचान के नियंत्रण में रखता है। तो वेब 5.0 है। इसके बाद अगला है कि प्राशर झील के किनारे बने मंदिर की स्थापत्य शैली किस प्रकार की है? तो वो है जी पगोडा शैली की, ऑप्शन सी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को वर्ष में भारत आने के लिए भेजा गया, यानी कि किस वर्ष भेजा गया? तो 1942 में, ऑप्शन सी। उसके बाद है आगे, सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला किस कानून के किस प्रावधान से संबंधित था? तो सेक्शन IPC की सेक्शन 377 से था। ठीक है जी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था जी। आप इसको सी ऑप्शन टिक कर लें। उसके बाद है, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बंदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो वो मंडी में है। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है, कौन सी पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है, मतलब पास है? तो वो कुंजम दर्रा है। आप भली भांति इसके बारे में जानते हैं, तो इसको आप ऑप्शन डी को टिक कर लें। उसके बाद है आपका इंग्लिश आता है 40 विंग्स। 40 विंग्स होता है हल्की हल्की छोटी छोटी झपकियाँ लेना। तो इसके लिए आएगा कि अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, ऑप्शन सी। रेज सम हैकल्स टू अनॉय, किसी को परेशान कर देना। ठीक है जी। थ्रो इन द टॉवेल,
टॉवल का इस्तेमाल आप पानी के लिए करते हैं, थ्रो वाटर वाला, पानी से रिलेटेड जो भी आता है वो डिस्करेज करने का ही आता है। तो ये जो टॉवल है, थ्रो इन द टॉवल, तो आप उसमें डिस्करेज होकर गिव अप ही कर दें, वो है। ठीक है जी। उसके बाद है शॉक्ड। शॉक्ड का आपका इसमें है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। सिनोनियम बताना था, तो शॉक्ड का सिनोनियम है अपैल्ड। और उसके बाद है 21 का डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का इसका आपका आएगा ए, एनलाइटनिंग। ठीक है जी। उस ये डिडैक्टिक एक किस्म से किसी को उपदेश देना, खासकर धर्म से रिलेटेड उस तरह का है, काम नहीं करना, उपदेश ही देना है। तो उसको बताना है धर्म के बारे में कि भी ऐसा है जो भी है, संसारी काम नहीं करने हैं, बोलना है, तो उस तरह ही ये है। डिक्टेशन देनी है, समझ लो आप उस तरह से। एनलाइटनिंग उसमें भी आता है कि प्रचार करना या किसी को कोई शिक्षा देना, उस तरह से। अच्छा, इसके बाद अगला है स्पूरियस। स्पूरियस का आपका है ऑप्शन सी, काउंटरफेट। ठीक है जी। ये होता है नकली चीज़ को कॉपी कर देना, किसी चीज़ को ना नकली बना लेना, तो वो क्या होगा, उसका उल्टा क्या आ जाएगा, उसका सिनोनिम क्या आ जाएगा, काउंटरफेट करना। ठीक है। उसके बाद अपना है आगे, इसके एंटोनियम्स पूछे गए हैं, तो एंटोनियम्स को ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अभी इसमें है कि पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का आएगा ऑप्शन डी, पीस। पीस, शांति। और उसके बाद मोडेस्टी है, तो इसका आएगा जी ग्रैंड्योर, ऑप्शन ए। अच्छा, कंसाइज है, इसका आएगा जी लेंथी। कंसाइज करके लिखने को बोला जाता है आपको, उसका उल्टा हो गया लेंथी। उसके बाद है जी वी मस्ट नॉट शाई अवे फ्रॉम, ऑप्शन सी, टेकिंग रिस्क इन लाइफ। ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, द पुलिस वाज डायरेक्टेड टू डैश हिज बिजनेस इन डीलिंग। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करती है या पुलिस को कोई डायरेक्ट करता है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करेगा, तो लुक इनटू ही होता है। ठीक है जी, ऑप्शन बी। उसके बाद है डिस्पाइट द इंजरी नीरज मैनेज टू पुल ऑफ, ऑप्शन बी, पुल ऑफ द मेडल इन द टूर्नामेंट। नेक्स्ट है 30th। इसमें आपको पूछा है उसने एक्टिव पैसिव वॉइस। आई रिमेंबर माई सिस्टर टॉकिंग मी टू द टेकिंग मी टू द म्यूजियम। इसका आएगा आई रिमेंबर बींग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, ऑप्शन बी। उसके बाद है 31 क्वेश्चन। इसमें आपने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपने डायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट में दिया है आई आस्क माई सिस्टर इफ़ शी हैड रिटर्न द मोबाइल फ़ोन टू हर फ्रेंड। इसका आपका आएगा जी ऑप्शन डी, आई आस्क माई सिस्टर कोमा इन्वर्टर कोमा स्टार्ट, हैव यू रिटर्न द मोबाइल फ़ोन टू योर फ्रेंड। ठीक है जी, ऑप्शन डी। क्योंकि बच्चों इसको जब बनाकर देखिएगा आप उल्टा, तो आई आस्क माई सिस्टर का बन जाएगा आपको आई आस्क माई सिस्टर। अच्छा, अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए इफ़ लगा है। उसके बाद इसको नॉर्मल वे में लिखते हैं हम यू। अब पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यू का सिस्टर की वजह से यू का क्या बनेगा, शी। तो शी अब हैव की जगह हैड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटर्न ठीक है। द मोबाइल टू योर फ्रेंड की जगह पर जब हम इसको इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे तो हर आ जाएगा। तो आप नीचे जो आंसर है उससे आप उल्टा बनाकर भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक हो जाएगा। उसके बाद है वेयर विल यू बी टुमारो शी सैड इन केस आई हैव टू कॉल यू। ठीक है जी, इसका क्या बनेगा, ऑप्शन सी देखिएगा। अब ये शी सैड है, तो इसका मतलब है जो पहला वाला सेंटेंस है विल वाला वो वुड हो जाएगा, और हैव वाला हैड में चला जाएगा। इसमें देखिए अभी शी आस्क्ड हिम वेयर ही, ओ सॉरी, इसका मैं गलत बता गया। इसका ऐसे बनेगा, इसका आएगा शी आस्क्ड वेयर ही वुड बी टुमारो। टुमारो की जगह नेक्स्ट डे हो जाएगा, वेयर ही वुड बी नेक्स्ट डे। ठीक है जी। उसके बाद आगे आएगा इन केस शी हैव टू, शी हैड टू, शी हैड टू कॉल हिम। तो ये कौन से ऑप्शन है, शी आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस शी हैड टू कॉल हिम, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। ये जो पेपर मुझे किसी ने भेजा है उसने गलत किया है, तो मैंने जरा फ्लो में गलत बता दिया था, इसका ऑप्शन बी है। आप समझिएगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जहाँ ये लिखा है शी सैड, तो इसकी वजह से इसके आगे और पीछे वाले सेंटेंस, क्योंकि उसने कहा है और सैड है पास्ट में है ये, तो आप इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। विल वाला वुड में जाएगा, और जो यहाँ है वाला है सेकंड सेंटेंस वो हैड में जाएगा, और टुमारो का नेक्स्ट डे होना है। तो बाकी जो इसके नाउन पर जो से सब्जेक्ट है,
फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड पर्सन है, वो अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। ठीक है जी, तो उसको देखते हैं क्या है, किस सेंटेंस में है। ऑप्शन बी में देखिएगा पूरा परफेक्ट दिया हुआ है कि शी आस्क्ड, वेयर से वेयर ही आ गया। अब यू की जगह पे ही आ गया। ठीक है जी, क्योंकि शी सेड यू, किसी के बारे में किसी से बोल रही थी तो ही आ जाएगा। अब विल क्या क्या बन जाएगा, वुड, ही वुड बी टुमारो का नेक्स्ट डे, बिल्कुल ठीक बनाया उन्होंने। इन केस, ये आगे चल पड़ा, इन केस शी हैड टू, आई चेंज होगा शी के रिस्पेक्ट में तो शी हो जाएगा उसका आई का। शी हैड टू कॉल, यू चेंज होना था जिससे उसने बात कर रहे उससे तो वो हिम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ही बनाया है हमने उसका, तो इसलिए ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे हिंदी आ जाता है जो, हिंदी में है जिसे वर्षवर्ती बनाना कठिन हो। ठीक है जी, तो दुर्धर्ष, ऑप्शन सी। जो किसी पर अभियोग लाता हो, वादी। तैरने की इच्छा रखने वाला, तितिर्षा। सांझ और रात के बीच का समय वो गोधूली होता है, जब गायें जो हैं, जब ये श्री कृष्ण का टाइम याद कीजिएगा, मथुरा में आपने बहुत सारे नाटकों में देखा है, जब गायें शाम के समय सूरज छुपने के दौरान वो वापस आती हैं अपने घरों को, तो उनके जो पाँव, उनके आने से, झुंड में आने से जो उनके पाँव से धूल उड़ती है वो होती है गोधूली। वो किस समय उड़ती है, गाय को जब सूरज छुपता हुआ नज़र आता है तो वो अपने वापस चरकर जो है मालिक के पास आ जाती है, तो इसलिए उसको, उस समय को हम क्या बोलते हैं, गोधूली बेला। जिसका विभाजन ना किया जा सके तो वो अविभाज्य, अविभाज्य। और जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। ये तो बहुत आसान दिए हुए थे आपको, पेपर में कुछ चीज़ें बिल्कुल आसान दी हुई थी, बस उन्होंने प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट कर दिया था जिससे कि आपको लगे कि बहुत टफ पेपर है, ऐसा नहीं था। विनय पूर्वक किया गया हट वो आग्रह होता है। मन को लुभाने वाली बात, यानी कि मनोहर, मन को हर लेने वाली बात। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत है। 3 माह में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। ठीक है जी, उसके बाद आता है कि भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य, जिससे लोक में व्यवहार होता है, तो इसका ऑप्शन सी, लोक में व्यवहार, आप पहले से देख लेंगे, लोक में व्यवहार होता है। तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें प्राय अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। चादर के बाहर पैर पसारना, मतलब क्षमता से अधिक व्यय कर देना। इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है। इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन विडंबना यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की आशंका भी बढ़ती जा रही है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आकाश से बातें करना, मतलब बहुत ही ऊंचा होना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है। कांति मीन्स जो तेज होता है चेहरे पर, उसकी बात कर रहे हैं ये, तो उसमें जो है समृद्धि जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको पता है कि जलज जो है जल से उत्पन्न होने वाली चीज़ है, तो कमल का पर्यायवाची है, तो आप इसको एकदम से ठीक कर लेंगे कि जी इसका ये है। हिंदी काफ़ी आसान थी। अब आया है जी मैथ की बारी। तो बच्चों इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा इशू है, आप देखिएगा, अगर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या मैंने वो ठीक किया है या गलत। मेरा जो कंसेप्ट है मैं वो लेता हूँ कि अगर मुझे कि कोई नंबर काउंट करना है, वो नंबर भले ही कोई हो, चलो यहाँ 6 पूछा है तो मैं 6 ही लेता हूँ। मान लो मैं 6 को लेता हूँ 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, तो मुझे पता है कि 6 से लेकर 96 इस तरह की लाइन, 6, 16, 26 ऐसे कितनी बार आएगा, वो 10 बार आएगा। ठीक है जी, इसमें मैंने जो 66 में आया है एक बार 6, वो काउंट कर लिया है, क्योंकि हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। अब 61 से लेकर 69 तक 9 बार आता है, और एक 60 वाला हो गया, तो 10 बार हो गया, क्योंकि वो सिंगल सिंगल काउंट करना है। 60 का 6 का भी एक ही बचा था, वो कर लिया, तो टोटल 10, यानी कि टोटल 20 बार ही आता है। ठीक है जी, एक बात ये हो गई कि 1 से लेकर 100 तक 20 बार आता है। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न के अनुसार हम लेते हैं, हम लेंगे इसमें कि 406 से लेकर 500 तक, 500 तक ले लीजिए चलो, तो कितनी बार आ गया, तो आ गया वो 20 बार। फिर 501 से लेकर 600 तक वो आ गया, 600 नहीं लेंगे, 599 ले लो, तो कितना आएगा, 20 बार ही आएगा। फिर 600 वाला छोड़ दो आप, तो फिर उसके बाद ये चलो इसको ले लेते हैं, 600 से लेकर 699 तक, यहाँ ये कितनी बार आएगा, नॉर्मल 20 बार तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 से लेकर 99 तक 6 हर बार आगे लगा होगा, जो कि सैकड़े के स्थान पर होगा। इससे पहले हम उसका इकाई और दहाई वाला गिन रहे थे, अब सैकड़े वाला भी गिनना है। तो 1 से लेकर 99 699 तक
वो तो 99 बार हो गया, और 600 जो खुद हमने गिनना था वो 600 में भी एक बार सैकड़े पर आया है, तो 100 बार तो यही हो गया आपका जी। उसके बाद इसके बाद आता है जी 600, 700, 700 से लेकर 800 तक कितनी बार आएगा, तो वही 20 टाइम। अब 800 से लेकर 900 से कितनी बार आएगा, वही 20 टाइम। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5, 5 बार 20 है तो 100 बन जाएगा, और 100 200 टाइम, मेरे अकॉर्डिंगली 200 टाइम जो है ये आ रहा है। तो इसको आप क्या, मैं क्या करता हूँ, इसको 200 इसका आंसर का मार्क करता हूँ, तो 200 कौन सा है, डी ऑप्शन। उसके आप अगर आपको इसमें कोई कमी लगी, गलती लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और एक प्रतियोगी परीक्षा में पुरुष और महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में 60% महिलाएं थी, 18% उम्मीदवारों ने शिक्षा पास की। देखिए ये 60% महिलाएं थी, ये लाइन पहले जरूर लिखिए, इसका मतलब आपको बाद में आएगा, इसको जरूरी नहीं गिनना है। आप ये देखिए कि 100 में से 18% उम्मीदवार पास हुए। अब 18 में से भी 22.22% पुरुष पास हुए, तो मतलब महिलाएं कितनी पास हुई, तो 100 में से 100% होता है ना पूरा, 100 में से 22.22 को जब हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करते हैं 100 में से 22.22, 100 में से आप 22.22 को कम करेंगे तो 8 यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 777 और पॉइंट 77.78% आएगा। यानी कि महिलाएं जितनी पास हुई हैं 18 में से 77.88% हुई हैं। तो आप ये लेंगे कि 18 का 18 का 77.78%, मतलब परसेंट की 100, इतना जो है ये महिलाएं पास हुई हैं। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू निकालनी है आपने कि इतनी महिलाएं जो पास हुई हैं वो कितनी आएगी। अब इसमें ये पॉइंट जो है इसको हटा देंगे तो 2 जीरो और नीचे लगानी पड़ेगी आपको, तो ये हो जाएगा 7,778। इसको क्या करेंगे, ये आ गई वो संख्या जो महिलाएं पास हुई हैं, किस में से, 18 में से। ये आ गई आपकी जो पास महिलाएं हैं वो। लेकिन कुल महिलाएं कितनी हैं, कुल महिलाएं तो 60% हैं। तो आप क्या करोगे, हमने 100 में से 60 रख लो, 40 जेंट्स 60 महिलाएं, तो 60 में से कितनी महिलाएं पास हुई हैं वो प्रतिशत हमने एक्चुअल निकालना था पहले। तो इसलिए ये सारी संख्या आ गई, महिलाएं कितनी पास हैं। अब कुल महिलाएं कितनी हैं, कुल महिलाओं के लिए मैं 60 लगा देता हूँ यहाँ पर, उसकी परसेंटेज निकालने के लिए मैं यहाँ पर 100 लगा देता हूँ। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 23.33, गुना करके सॉल्व करके मैंने किया है, 23.33 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया कि 60 में से कितनी प्रतिशत महिलाएं पास हो गई हैं। लेकिन उसने आपसे पूछा है कि कितनी प्रतिशत महिलाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसका मतलब अगर 100% महिलाएं थी तो उसमें से 23.33% महिलाएं तो पास हो गई, तो जितनी फेल हुई हैं वो आपने लिखना है। तो आप क्या करोगे, 100 में से 23.33 को कम कर दोगे, वो आपका आ जाएगा 76.67%, यानी कि ऑप्शन ए, आपके ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है जी, अगला देखते हैं। रमेश हर महीने परिवार के लिए 20 किलो गेहूं खरीदता है, ठीक है। गेहूं की कीमत में 14 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 16 रुपये प्रति किलो कर दी गई, यानी कि 2 रुपये बढ़ा दिए गए, कितने पर, 14 रुपये पर। यदि रमेश गेहूं पर अपना खर्च बढ़ाना नहीं चाहता है तो मूल्य की वृद्धि के बाद उसे कितनी मात्रा में गेहूं खरीदना चाहिए। बच्चों इस प्रकार के सम करने के लिए आपने क्या करना है, जब वृद्धि होती है तो उसको एक्स ओवर वाई की फॉर्म में लिखते हैं, और जब कमी होगी तो इसको एक्स ओवर एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये क्या चीज़ हुई मैं समझाता हूँ आपको, कि अगर इतनी वृद्धि की जाए एक्स ओवर वाई की फॉर्म की, तो कमी कितनी होगी, एक्स ओवर एक्स एक्स प्लस वाई की फॉर्म की। यहाँ पर देखिए वृद्धि हुई है 2 रुपये की, कितने रुपये पर, 7 रुपये पर, 14 रुपये पर। तो क्या होगा, 2 कटेगा, 2 एकम 2 और 14 कटेगा 7, 2 7, यानी कि 1/7। एक्स ओवर वाई की वैल्यू आती है 1/7। तो अब इजीली आप बता पाएंगे कि एक्स ओवर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। एक्स की वैल्यू तो आप 1 लिख दोगे, और एक्स प्लस वाई को क्या लिखोगे, एक्स को 1 और वाई को 7, तो कितना हो जाएगा 1/8। यानी कि 20 का 1/8%, 1/8 कमी हुई है। तो 20 का 1/8 किसके बराबर होता है, ये होता है 2.5 के बराबर। का मतलब हो गया यहाँ गुना, तो अब इसको काटेंगे, 4 पे कटेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5/2 यानी कि 2.5। इसका मतलब टोटल जो है 20 किलो में से आपको 2.5 कम करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा आपका 17.5। इस प्रकार के सवाल अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी है, सीपीआर कंसेप्ट कहलाता है, तो आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, सीपीआर कहाँ कहाँ लगता है और ये कितने काम का है, इसको थॉरली कैसे करना है। ये बहुत इफेक्टिव और बहुत स्पीडी कंसेप्ट है।
इसको आप ए राजा सर हैं नियॉन क्लासेस वाले, उनसे सीख सकते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैथ बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। पर उस उनसे सीखने के लिए वही जाए जिसका मैथ पहले से थोड़ा अच्छा हो। ठीक है। उसके बाद या फिर जिसमें मैथ करने की बहुत, जिसकी संकल्प शक्ति शक्ति अच्छी हो और जिसने ठान लिया हो कि मैं जैसे मर्जी परिस्थितियाँ आए मैं करूँगा ही करूँगा। नेक्स्ट है 150 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए 250 मीटर की लंबाई की सुरंग को कितने समय में पार करेगी। तो बच्चों जब पता है कि जब सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस होता है पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, या सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, या फिर टनल की लंबाई हो गया, पुल की हो गया, या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर डी आपका डिस्टेंस हो जाएगा 150 प्लस 250, तो वो आ जाएगा आपका 400 मीटर। डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। ठीक है जी। अब समय आपको सेकंड्स में पूछा है, जबकि स्पीड उन्होंने दी रखी है आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। तो इसको 90 को ऐसे लिखेंगे आप 18 गुना 5। तो जब कोई स्पीड किलोमीटर में 18 गुना 5 की फॉर्म में दी हो, तो जितने 5 से गुना करके आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ 5 ये उतार दिया, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए मैं उसको 5 से ही गुना करूंगा, तो मीटर पर सेकंड कितना आएगा मेरा? 25 मीटर पर सेकंड। समझे आप कि 18 गुना 5 की फॉर्म में तोड़ के देखें, 18 का जो मल्टीपल होगा उसको 5 से गुना करनी है आपने। तो यहाँ 18 का मल्टीपल ही 5 आ रहा है, मतलब सॉरी 18 का मल्टीपल नहीं, 18 को किससे गुना कर रहा है? 18 को 5 से गुना की जा रही है, 90 आ रहा है। तो वो ही जो 5 है उसको हमने वैसे भी 5 से करनी होती है जो संख्या आती है उसको, तो 5 को 5 से करेंगे 25 मीटर पर सेकंड। अब मुझे पता है स्पीड 25 मीटर पर सेकंड आ गई है, डिस्टेंस 400 है, तो मेरे को टाइम निकालना है, तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो 400 बटा 25 काटेंगे जी, 25 चौके 100 होते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका 16 गुना, देखो 25 चौके 100 होते हैं और 4 चौके 16, तो 16 पे टेबल पे चला जाएगा, सॉरी 25 के टेबल पे चला जाएगा, 16 आएगा 400 कट कर, तो आंसर आपका 16 होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला है 24 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 18 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले एक लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। एक कमरा बनाया हुआ है गांव में जैसे होते हैं, आपने उसमें कोई लंबा खंभा रखना है या लंबा कोई चीज़ रखनी है, तो आप उसकी कमरे की डायमेंशन आपको पता है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी लंबाई वाली चीज़ इसमें आ सकती है। ठीक है। उसके लिए फार्मूला क्या होता है? जो ये घनाभ होगा, जो क्यूबर्ड आता है, इसकी इसकी कैसे इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? इसका डायगोनल होता है डी। तो डी निकालने का फार्मूला है कि डी इजकल टू एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर और सारे का अंडर रूट। तो एल कितना है? 24, 24 का स्केयर कितना आ जाएगा? 576। बी कितना है? ब्रेड वो 16 है, अच्छा जी, तो ये आ जाएगा 256। और ये हाइट कितनी है? 18, तो 18 का स्केयर आ जाएगा 324। इनको सबको आप जब जमा करेंगे और अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1156 का अंडर रूट, वो आ जाएगा आपका 34 के बराबर। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34। उसके बाद है आपका दो गोल गोलाकार गेंदों का सतही क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है गोले का, वो है 4:9 के अनुपात में। बड़ी गेंद की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि उसका अर्धव्यास ज्ञात करें यदि छोटी गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो। ठीक है जी। इसके लिए क्या फार्मूला लगता है? इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4πr²। तो आप इसमें लिखोगे, मान लो ये छोटी आर स्केयर का है, ये छोटे वाले गोले का है। ठीक है। इसी प्रकार बड़े वाले के लिए मैं मानता हूँ 4π और ये बड़ा आर स्केयर, तो ये 4π से 4π कट जाएगा, मतलब कि आर स्केयर रेशो बड़ी आर के स्केयर, ये दिया है 4:9। ठीक है जी। तो इसको अब ये आर स्केयर का 4 और बड़ी आर स्केयर का 9, तो इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ आती है 2 और यहाँ आर की वैल्यू आती है 3। अब वो बोल रहा है कि आर को 2 की बजाय 4 कर दो, यानी कि 2 से गुना कर दो, 2 गुना 2 4 कर दो, तो ये बड़े वाला आर कितना हो जाएगा? तो इसको भी 2 से गुना कर लो, 3 गुना 2 6, तो बड़े वाला आर 6 हो जाएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बच्चों इसमें 9 नहीं करना है, ठीक है, 9 करोगे तो आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा, अगर आप 4 करते, अगर आपने 4 और 6 किया तो चेक कर सकते हैं इसको, 4 और 6 करेंगे तो 4 का स्केयर 16 और 6 का स्केयर 36। ठीक है। तो अब इसको आप काटिए, 4 के टेबल पे फिर कट रहा है, 4 और 9 ही रहेगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट आपका आंसर सही आ रहा है कि आप 6 लोगे तो ठीक है। इसकी बजाय 4 अगर छोटे की है और आपने 9 ले ली है तो 81 है, कट कर आएगा ही नहीं, तो ये अनुपात तो बनेगा ही नहीं। आपने ये किया ना 4πr²,
तो 4 पाई तो था उसको 4 पाई को इधर दूसरे 4 पाई बड़े आर के स्क्वायर के साथ जो था उससे काट दिया। आर स्क्वायर छोटा वाला रेशो बड़े आर स्क्वायर की बची है आपके पास। आपने छोटे वाले की 4 ले ली है त्रिज्या, बड़े वाले की आपने 6 ली, तो 6 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। इस प्रकार आप 16:36 प्राप्त कर लेंगे। उसको जब आप काट के देखेंगे तो 4:9 फिर आ जाएगा। इसका मतलब आपने अगर ये लिया है तो ठीक है। उसके बाद एक मछली टैंक घनाभ का आकार का है, कि वर्ड के 2 सम डाल दिए इस बार इन्होंने, ठीक है। और शाम जो अधिक मछलियां रखने के लिए टैंक का आयतन बढ़ाना चाहता है, टैंक की लंबाई चौड़ाई और गहराई में क्रमशः 10%, 15% और 20% की वृद्धि करता है। तो टैंक के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे आप कि उसका पहले का आयतन देखो क्या है। मान लो कि उसकी लंबाई जो है एक्स है, चौड़ाई उसकी वाई है, और ऊंचाई उसकी जेड है। तो ये उसका आयतन हो जाएगा ना, एक्स गुना वाई गुना जेड। ये पहले का हो गया। अब क्या होगा, एक्स का 15% बढ़ाया है, 100% एक्स खुद था, सॉरी 10 बढ़ाया है, 100 वो खुद था, 10 बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट बनेगा 110, यहाँ 110 कीजिएगा, 110 एक्स। ये हो गया आपकी लंबाई किसकी, नई वाली। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 115, और वो वाई भी लिखी है तो वाई थी तो वाई में हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 120 जेड। और प्रतिशत में बढ़ाई गई है तो इसके नीचे 100 और 100 और 100। तो अब आप क्या करेंगे, इनको गुना करके जो आएगा आपका वो नए वाले का आयतन होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, इस जीरो से कट गया, यहाँ से इस 120 वाली से भी कट गया, 115 को वैसे रहने दीजिए। इनको गुना करेंगे तो इनको गुना करके आपका आ रहा है कि 1518, और नीचे आपका आता है 100 इसका बचा हुआ था, 10 और 10 इसका, तो इसमें 1580। तो 4 जीरो नीचे बची हुई थी, आप इसको करेंगे 4 जीरो को लिखेंगे। अब इन 4 जीरो की वजह से पॉइंट लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.518। ये आपका नए वाले का आया। और दूसरे जो इसके साथ एक्स वाई जेड लिखना जरूर है। एक्स वाई जेड मतलब ये जो साथ में लिखा हुआ था वो एक्स वाई जेड यहाँ पर भी आएगा। तो ये आ गया। और नए का कितना था, खाली एक्स वाई जेड था, मतलब कि एक एक्स वाई जेड था, सिंपल। तो अब इसको इससे कम करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.518। ये है आपका जो इसमें अंतर है, जितना उसके आयतन में वृद्धि हो चुकी है। अब वो जानना चाह रहा है कि कितने परसेंट है भाई, ये बताओ। 0.518 एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स वाई और जेड जो है, ये आया है अंतर उनका, जो पुराना था और नया था। अब परसेंटेज निकालते हैं तो नेचुरली हम पुराने पर लेते हैं, तो पुराना नीचे आ जाएगा, वो कहेगा एक्स वाई जेड और गुना 100। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, और जो ये 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 51.8 आ जाएगा। तो 51.8 जो है आपको आंसर में कहीं दिया था, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, ठीक है जी। इस प्रकार हमारा ये हो गया। उसके बाद है आपका, जेम्स ने एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है। जेम्स की कार्य करने की क्षमता कितनी है, जे की कार्य करने की क्षमता है 50 डेज। और पीटर जो है इस कार्य को 40 दिन में करता है, पी 40 डेज में। तो इसमें मैंने बताया था, इस तरह के जब सवाल कराए थे कि इनका एलसीएम लेना है आपने, और तो कितना बन जाएगा, 200 एलसीएम आएगा। और यहाँ जो एलसीएम है उसको आप रकम से भाग करेंगे, इसकी जितने दिनों में वो करता है तो आ जाएगा एक दिन का काम। कितना काम करता है वो एक दिन में, 50 को करके 4 करता है जी। और 50 दिनों में कर सकता है पीटर उसी कार्य को 4, ठीक है। पीटर कितने यूनिटें बना देगा, कर देगा, एक दिन का काम क्या है, 5। सपोज 200 काम क्या है, सपोज काम है 200 पेंटिंग्स बनाने का। तो जो जेम्स है वो एक दिन में 4 बनाता है, इसलिए 50 दिन में उसकी 200 बनेगी। और जो पीटर है वो एक दिन में 5 बनाता है, इसलिए उसकी 40 दिन में 200 बन जाएंगी। इस तरह से कंसेप्ट होगा। अब वो बोल रहा है कि उसी एक साथ काम करते हुए, एक साथ काम करना, तो एक दिन में कितने बना लेंगे, ये 9। एक दिन का काम इसका है जेम्स का, ये एक दिन का काम है पीटर का। दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 9। बोल रहा है कि करते हुए उसी काम का 45% पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। पहले तो आप 200 का 45% निकालो, का मतलब गुना, 45 का मतलब 45% के लिए 100 नीचे लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 45 गुना 90, यानी कि 90 पेंटिंगें बनानी हैं, और एक दिन में 9 बनाते हैं वो। तो कितने दिन लगाएंगे, 90/9, 10 दिन में वो 90 के 90 बना लेंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका 10 दिन, ऑप्शन डी। उसके बाद है, पृथ्वी के वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म किया जाता है, वो है लंबी तरंग स्थलीय विकिरण, जो लो वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा, ऑप्शन बी, ठीक है जी। इसके बाद है आपका, नग्न बीज वाले लकड़ी के तनों वाले सदाबहार पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। इसका 58 का आपका आंसर बनेगा जी, ऑप्शन सी। मतलब
इसको जिनोस्पर्म, ठीक है जी। इसको कैसे किया जाएगा, जिनोस्पर्म बोलते हैं इसको। ये हिंदी में भी वही दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर है आपका कि उस उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसके बाद रात में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनाक में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए। ठीक है जी, वायुमंडल में वायु के अपवर्तनाक में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए हमें उनको टिमटिमाना फील होता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे है नेक्स्ट में, इसमें मिट गया। हाँ, निम्नलिखित में से किसे रसायन का राजा कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे रसायन का राजा कहा जाता है। तो 61 का आपका आंसर है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है। सिरके का व्यापारिक नाम क्या है। सिरके का व्यापारिक नाम क्या है। तो इसका व्यापारिक नाम है सिरका अम्ल, सिरका अम्ल, ऑप्शन डी। इसके बाद आपका आएगा जी, पौधों में जल का परिवहन डैश के द्वारा किया जाता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा किया जाता है, यानी कि पौधों में जड़ से पानी ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। तो एल्वियोली, एल्वियोली में मनुष्य में सांस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, कहाँ, एल्वियोली में, ऑप्शन ए। इसके बाद है आपका कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन सीक्वेंस। चलो इसको करते हैं बच्चों। इसमें क्या है कि एक्स की वैल्यू बतानी है आपने, तो आप इसको लिखेंगे ना, जैसे इसमें देखिए, अब मैं यहीं बता देता हूँ। चलो इसको 40 और 20 में, चलो मैं लिख के बताता हूँ। 40 फिर 20 फिर 20 फिर 30 फिर 60 और फिर 150 और फिर लास्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे आया ये 40 से 20 कैसे बना कि इन्होंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। और 20 से कैसे बना, इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई किया है। 20 से 30 कैसे बना, इन्होंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद 30 से 60 बना, इन्होंने 2 से किया। यानी कि देखिए, आधा, 1, 1.5, 2, यहाँ पर वो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 150 है, तो इसका मतलब आगे 3 से मल्टीप्लाई होना था। 150 मल्टीप्लाई बाई 3, 450 आंसर। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों ये 66 है, सॉरी ये अभी मैं इसका निकाल नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 67 करते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्मल को IRUJXI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बैटर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि F की जगह पर I लिखा है। ठीक है जी, कितना आगे गए हैं वो, F की जगह पर I लिखा है। F के बाद G और H होता है और I दो स्थान छोड़ के आगे गए हैं। तो आपने भी क्या करना है, बैटर में B की बाद C और D छोड़िए और E लिख दीजिए। तो अब E से शुरू होने वाले चारों ही हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आप उसके क्या करेंगे, नेक्स्ट है आपका O की जगह पे उन्होंने लिखा है R। यहाँ भी 2 स्थान आगे गए हैं, इसका मतलब ये 2 स्थान आगे चलने वाली सीरीज़ है। तो हम भी चलते रहेंगे। बैटर में E की जगह पर क्या लिखेंगे आप, H, और उसके बाद T की जगह पे आप लिखेंगे W। तो आपका बन जाएगा ये EHWQBO, ऑप्शन सी। अच्छा, ये वाले सम जो करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या करना है आपने कि इनको करने की एक टेक्निक होती थी, मैंने करवाया भी है, शायद आपको मैं वीडियोस में नहीं करवा पाया, वैसे मैंने बच्चों को बताया था। इनके लिए क्या करेंगे आप कि इनके लिए पहले आपने ऊपर लिख लेना है जो भी लिखा हुआ है, ये जैसे KLMNOPQ, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे लिख लिए। अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं, X Y और Z में। ठीक है, अब इसके प्रश्न क्या है, उनमें से 3 लड़कियां हैं और इनमें से प्रत्येक कॉलेज में एक है। ये बच्चों ये बात समझ जाएंगे कि 3 लड़कियां हैं और हर एक कॉलेज में एक एक है, तो आप ये समझ जाएंगे कि 3 तो ये हो गई। उसके बाद है कि जैसे 2 मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, 2 छात्र जो है मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, मैं यहाँ लिखूँगा ME जो हैं 2 बंदे करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2 चिकित्सा की करते हैं, तो यानी कि चिकित्सा मतलब मेडिकल की 2 करते हैं। उसके बाद है 1 बायोटेक और 1 फार्मेसी और इलेक्ट्रिकल की।
मेडिकल लिख लेते हैं पहले, मेडिकल MD लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट में, 2 हो गया। बी टेक बायोटेक सॉरी, ये 1 हो गया। और बायोटेक्नोलॉजी हो गया। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अच्छा BE कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी 1। और फार्मेसी करते हैं P से, वो भी 1। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी रहती है स्क्रीन पर, थोड़ा सा आप को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आगे है कि इसके बाद वो बता रहा है कि आगे क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें। अच्छा, यहाँ पर M केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त K के साथ पढ़ती है। M K के साथ पढ़ती है, जो कि वाई कॉलेज में फार्मेसी कर रहा है। आप वाई कॉलेज के सामने क्या करेंगे, M लिखेंगे, पता लग गया कि लड़की है, इसके ऊपर नेगेटिव लगा लीजिए। और साथ में K के साथ पढ़ रहा है, K क्या कर रहा है, फार्मेसी कर रहा है, तो P K के साथ P यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद आता है आपका कि कोई भी लड़की ना तो बायोटेक्नोलॉजी और ना ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ती है, इस बात को बाद में सोचेंगे। ओ कॉलेज एक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है, एक्स ऊपर है, इसमें आप ओ लिखेंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख लेंगे। और उसका भाई पी कॉलेज जेड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो ओ जो है यहाँ पर, और यहाँ जेड, जेड में पी आ गया इसका भाई, ये कर रहा है। ओ क्या कर रहा है, ओ कॉलेज एक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME। और पी जो है, पी आपका इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BE लिखा था हमने, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल, ई से इलेक्ट्रिकल बना लिया था, ठीक है। उसके बाद है कि दोनों में से कोई भी जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज वाई और वाई में नहीं पढ़ता है, यानी कि 2 बच्चे जो कि मेडिकल पढ़ रहे थे, उनमें से कोई भी वाई में नहीं पढ़ता है, तो एक पढ़ेगा एक्स में, एक पढ़ेगा जेड में, ये बात भी कन्फर्म हो गई। क्योंकि वाई में तो वो पढ़ते नहीं हैं। आगे है ओ क्यू तथा एन के साथ बायोटेक्नोलॉजी अध्ययन करता है, सॉरी, हाँ, ओ और क्यू के साथ, ओ के साथ और क्यू के साथ एन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करता है। ओ हमारा ऊपर था एक्स कॉलेज में, यहाँ पर पता लग गया भी एक कैंडिडेट इसका क्यू है और एक एन है, एक क्यू है और एक एन है। एन जो है क्या कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि BT, ठीक है। और क्यू क्या कर रहा है, पता नहीं। उसके बाद एम का हमें पता नहीं। के हमारा फार्मेसी कर रहा है। अब मैकेनिकल इंजीनियर 1 हो गया, ये बीट। अच्छा देखिए, इसमें आप करना क्या है, आपने, आपके पास ऑलरेडी आ चुका है कि पी जो है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो आप इसको काट देंगे कि ये एक ही करना था, वो पूरा हो गया है। फार्मेसी वाला के है, वो भी हो चुका है पूरा, वो भी कट गया, ठीक है जी। और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई जो कौन कर रहा है, एन कर रहा है, ये भी कट गया, ठीक है जी। मेडिकल इंजीनियरिंग में से एक माइनस हो गया, एक बचा है, याद रखिएगा। मेडिकल वाले दोनों नहीं पता, पर इतना पता है कि एक जो है एक्स में जाएगा और एक जेड में जाएगा। तो एक्स के मेरे को दोनों पता लग गए हैं कि एन जो है बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है और ओ जो है मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ये क्यू है, ये मेडिकल करेगा, क्यू जो है मेडिकल करेगा। उसके बाद अब उस प्रश्न पर आइए वापस उस लाइन पर कि कोई भी लड़की ना तो बायोटेक्नोलॉजी करती है ना ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ती है। लड़की जो है, अब देखिए आपके पास बचा क्या है, कोई भी लड़की ना तो, अब 2 3 ये हो गए, 2 3 ऊपर वाली लाइन में एक्स में हो गए, वाई में हो गए 2, 5 और एक पी 6, आपका सिर्फ एल बचा था, ठीक है। और ये लड़की है और ये मेडिकल करेगी, क्योंकि मेडिकल ही सब्जेक्ट एक बचा हुआ है आपके पास। ME आपका पूरा हो चुका है, ME पूरा नहीं हुआ, वो सॉरी, ME आपका क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा ऊपर। अब नीचे क्यों नहीं लिखा जाएगा ME, अगर हम नीचे ME लिख दें, मेडिकल उसको मैकेनिकल इंजीनियर लिख दें, तो फिर ऊपर हमें मेडिकल लिखना पड़ेगा, जबकि बाई में कोई भी मेडिकल नहीं है। तो जेड में मेडिकल था, हमने लिख लिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे M और E। तो हमारे पास ये सारा बन चुका है। अब हम प्रश्नों का उत्तर देंगे कि इनमें से किस कॉलेज में यह तीनों पढ़ते हैं। 3 पढ़ने वाले तो एक्स कॉलेज में है, ऊपर से पता लग गया, बहुत आसान था। बच्चों मैं इसको मिटा देता हूँ, मैंने इसको पेपर पर सॉल्व किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको पेपर से देख के आपको करवा दूंगा, क्योंकि ऐसे फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसको मिटा देते हैं, यहाँ से कर दिया कैंसिल। ये प्रश्न आपको पता लग गया 68 का, आपका C ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से छात्रों में से कौन सा जोड़ा चिकित्सा का अध्ययन करता है। तो चिकित्सा का अध्ययन जो कर रहे हैं वो हैं Q एंड L, ऑप्शन C। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम O के अलावा, O के अतिरिक्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है। अब मैंने बताया था कि O के अलावा फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन पढ़ेगा, तो O के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो पढ़ेगा जो वाई कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उसका है ऑप्शन B, यानी कि Q करेगा, सॉरी इसमें सॉरी एम सॉरी एम करेगा, एम करता है ऑप्शन बी में, एम करेगा, क्योंकि वो जेड कॉलेज में पढ़ रहा था। एम जो लड़की है और जेड कॉलेज सॉरी आई एम सॉरी, एम जो है लड़की है और वाई कॉलेज में पढ़ रही है, और वाई कॉलेज में कोई भी जो लड़की है वो मेडिकल नहीं पढ़ रही थी, तो फिर वो क्या करेगी, मैकेनिकल की स्टडी करेगी,
ठीक है, इसके अलावा है आगे, ये खत्म हो गया यहाँ पर। अगला है कि संग्रहालय का संबंध क्यूरेटर से उसी प्रकार है जिस प्रकार कारागार का संबंध। क्यूरेटर क्या करता है, संग्रहालय में कोई भी वस्तु आती है, उसमें जाती है, उनका प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है। उनकी अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी हो, पैकेजिंग करता है, देखता है डिस्प्ले में किस प्रकार लगानी है, सारा रख रखाव का भी इंतजाम वही करता है। तो इसी प्रकार जो कारागार है, जेल है, उसमें जो ये कार्य है, कैदियों का सारा इंतजाम जो करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम करना, ऑफिस वर्क, ये सारा कौन देखता है, वो सारा काम जेलर देखते हैं। तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन में, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसकी मिरर इमेज बतानी थी आपने। बच्चों ये बहुत आसान था इसकी मिरर इमेज बताने के लिए। क्यों, आपने इसमें देखा ना, दो जो लिखा है लास्ट में, टू जो लिखा है, ये मिरर में कैसा दिखेगा। तो जो लास्ट वाले बनाए हुए हैं चारों, इन पर नजर रखें, ए बी, ऑप्शन ए बी सी डी में। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन ए जो है, इसमें दिख रहा है कि टू को इस प्रकार, ये दो है, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। तो ये इसी में लिखा है ए में, तो मैं सिर्फ टू देख कर ही मैंने कर दिया, बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाकियों में इसके मिलता जुलता है ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद आया कि ये, अच्छा इस वाले में बच्चे देखिएगा, इसमें स्पेस की कमी ना पड़ जाए, बाकी तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखिए इसमें जो है, इस प्रकार में क्या दिया है कि 5 प्रोफेसर्स हैं। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी वाले में करते हैं। 5 प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, और ठीक है यार, शॉर्ट में करने के लिए 5 प्रोफेसर हैं, डॉक्टर जोशी, देवर, नटराजन, चौधरी, जिया। ठीक है, ये 5 अलग अलग जगह पढ़ाते हैं, और इनके सब्जेक्ट हैं जियोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, और जियोलॉजी और हिस्ट्री। और ये अलग अलग 4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हैं। अब एक बात याद रखना बच्चों, इन सवालों को करने के लिए कहता है, जो 5-5 दी हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। जो 5 जैसे उनके नाम थे, तो मैं नाम लिखना शुरू करूँ तो पहले मैं लिखूँगा जे फॉर जोशी, डी फॉर डावर, एन फॉर नटराजन, और सी फॉर चौधरी, और जेड फॉर जिया। लिख दिया। सब्जेक्ट की बारी आ जाओ, जेड फॉर जियोलॉजी। ये ऐसा नहीं कि मैं इसको मिला रहा हूँ, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं इसको, एक सेकेंड, इसको ऊपर ले, जेड फॉर जियोलॉजी। उसके बाद पी फॉर फिजिक्स, ये जस्ट सब्जेक्ट लिख रहा हूँ नॉर्मली, यहाँ लिखते हैं इसका, ये जूलॉजी, ये फिजिक्स, ये बॉटनी, और यहाँ जियोलॉजी, और यहाँ हिस्ट्री। ठीक है, इन 4 यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग में, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे, उस्मानिया। डॉक्टर चौधरी टीचेस जियोलॉजी जूलॉजी इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। डॉक्टर चौधरी, सी वाला, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्या चीज़ पढ़ाते हैं वो, जियोलॉजी पढ़ाते हैं डॉक्टर चौधरी, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी बी यहाँ लिख दिया, डॉक्टर चौधरी के सामने बी, और उन्होंने पढ़ाया क्या, जियोलॉजी। उसके बाद डॉक्टर नटराजन ना ही उस्मानिया में पढ़ाते हैं, ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और ना ही वो जियोलॉजी पढ़ाते हैं, ना ही वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसको बाद में रखिएगा। डॉक्टर जिया फिजिक्स पढ़ाती है, लेकिन वो बॉम्बे में या उस्मानिया में नहीं पढ़ाती है। डॉक्टर जिया हमने लास्ट में लिखी थी, तो डॉक्टर जिया फिजिक्स पढ़ाती हैं, वो नंबर 2 पर टच होंगी, लेकिन बीच में उसमें सिटी कोई नहीं आई, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे अभी फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि डॉक्टर जोशी टीचेस हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जे फॉर जोशी, हिस्ट्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पर डी में दिल्ली हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया। ठीक है जी। उसके बाद अगला है 2 प्रोफेसर आर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। मतलब दिल्ली में 1 पढ़ाएगा, बॉम्बे में 1 पढ़ाएगा, गुजरात में 2 पढ़ाएंगे, और उस्मानिया में 1 पढ़ाएगा। ठीक है जी। अब इन चीज़ों को दोबारा से करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि डॉक्टर चौधरी टीचर्स जियोलॉजी इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी, फास्ट हो गया हमारा। ठीक है, एक कंप्लीट था हमारा, चौधरी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, चौधरी के बी लिख दिया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और जूलॉजी लिख दिया। डॉक्टर नटराजन नेदर इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी नॉर इन दिल्ली। अगर इसमें वो अभी डॉक्टर चौधरी डॉक्टर नटराजन जो है, ना ही वो उस्मानिया में पढ़ाएं, ना ही दिल्ली में, तो बॉम्बे में तो ऑलरेडी डॉक्टर चौधरी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी नहीं पढ़ा सकते, तो उनके पास ऑप्शन बची सिर्फ गुजरात की। तो डॉक्टर नटराजन कहाँ पढ़ाएंगे, गुजरात में, जी उनके आगे मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, और ना ही वो पढ़ाएंगे आपको जियोलॉजी, ना ही हिस्ट्री। तो यानी कि ना ही उन्होंने जियोलॉजी पढ़ानी है, जियो जी वाली, और ना ही एच वाली। तो पी और जेड वाली तो पहले ही कवर हो चुकी है, तो बचा सिर्फ बी, यानी कि वो क्या पढ़ाएंगे, सिर्फ डॉक्टर नटराजन जो है बॉटनी पढ़ाएंगे। ये आ गया डॉक्टर नटराजन के लिए। उसके बाद आपका आता है डॉक्टर जिया जो है फिजिक्स पढ़ाती है, और बॉम्बे और उस्मानिया में नहीं पढ़ाती है। अब डॉक्टर जिया जो नीचे है, जो फिक्स पढ़ा रही है, इसका ये ना बॉम्बे में पढ़ाएगी, बॉम्बे कवर है। उस्मानिया उस्मानिया के लिए अभी उस्मानिया जो है
वो एक जगह बची है, वो वहाँ भी नहीं पढ़ाती है। तो दिल्ली कवर है, बॉम्बे कवर है, उस्मानिया में वो पढ़ाती नहीं है, तो उनके लिए भी क्या बचा है, डॉक्टर जिया के लिए भी गुजरात ही बचा है। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी उस्मानिया में कौन गया, तो डॉवर चला गया उस्मानिया में, डॉक्टर डॉवर जो है उस्मानिया में चले गए। अब है कि सब्जेक्ट कौन सा बचा था उनको पढ़ाने के लिए, जेड कवर था, पी कवर था, बी कवर था, एच कवर था, तो डॉवर के लिए बचा था सिर्फ जी, सिर्फ जी। तो इस प्रकार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना लीजिएगा। इसको हम बाद में मैं इसको मिटा देता हूँ और इसके आगे इसके रिलेटेड जो आंसर आते हैं वो करते हैं, आंसर देखते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। इसका फर्स्ट है कि हु टीचेज जियोलॉजी, तो जियोलॉजी कौन पढ़ाता है आपको, आपने देखा होगा जियोलॉजी पढ़ाने वाले हैं आपके डॉक्टर डॉवर हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी। ये जो बंधु है जिसने जिसने ये पेपर है उसने ये इसका गलत कर दिया, ऑप्शन सी आना था इसका। उसके बाद डॉक्टर जिया फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जिया किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, तो डॉक्टर जिया किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, तो गुजरात में पढ़ा रही थी, तो डॉक्टर जिया का भी आ जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए, 74 का ऑप्शन ए। उसके बाद आएगा जी नेक्स्ट है बॉटनी कौन पढ़ाता है, वनस्पति विज्ञान कौन पढ़ाता है। तो इसमें वनस्पति विज्ञान आपका बॉटनी किसके लिए आया हुआ था, नटराजन के लिए, वो जो गुजरात में पढ़ाते थे, तो डॉक्टर नटराजन यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 77, नहीं सॉरी 76, 75 हु टीचर्स बॉटनी, बॉटनी डॉक्टर नटराजन डी पर है सर, सॉरी ये डी पर है, इसका नटराजन बोला है लेकिन ऑप्शन मैंने आपको बी करवा दी थी, इसका डी है, इसको डी करिएगा। और 76 का है आपका क्वेश्चन कि उस्मानिया विश्वविद्यालय से कौन है, तो उस्मानिया विश्वविद्यालय से कौन आए थे, हमारे डॉक्टर डायर आए हुए थे, डाबर आए हुए थे। ये हो गया जी। उसके बाद कौन सा युग्म कॉम्बिनेशन जो करेक्ट है वो बताना है। तो अब देखिएगा करेक्ट कौन सा है, डॉक्टर नटराजन गुजरात में पढ़ाते हैं, ये हमने निकाल लिया था, तो वो करेक्ट होगा, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है जी, आप चेक कर लीजिएगा, आपका भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मास्टिफिक इज कोडेड समथिंग लाइक NZTUJGZ, इस तरह से लिखा गया है। आप बताना है कि निमेसिस को क्या लिखा जाएगा, निमेसिस को। तो इसमें देखिएगा M की जगह पे N है, Y की जगह पे Z है, S की जगह पे T है, यानी कि नेक्स्ट अक्षर लिखा जा रहा है, तो आप इसमें भी लिख दीजिए क्या, N की जगह पर O आ जाएगा। ठीक है जी। और लास्ट अक्षर देखिएगा, O वाले दो बच गए, अब बाकी M और P वाला काट दो। लास्ट अक्षर R है, सॉरी S है, तो इसका X का नेक्स्ट क्या होता है, R होता है। तो आप उसमें क्या करेंगे कि उसको नेक्स्ट को बस वही देखना है आपने, फर्स्ट और लास्ट देख लीजिए, जरूरी नहीं कि सारा का सारा सम ही सॉल्व करेंगे तभी होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो इसमें ऑप्शन जो है आपका RST, टी आना आपका, RSS के बाद टी आएगा, तो इसमें ऑप्शन में फर्स्ट में देखिए यहाँ पर फर्स्ट में O है और लास्ट में T है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी आपका सही है। आप देख लीजिए निमेसिस में फर्स्ट जो है आपका N के बाद MNO आता है, O आ गया, और लास्ट अक्षर S के बाद T आता है, तो आप T देखिए, बाकी पूरा अक्षर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर अलग अलग ऑप्शन दिए हो तो क्यों करना हमने। अच्छा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कि पुरुष की ओर इशारा कर रही है, ये पुरुष की ओर इशारा कर रही है और एक महिला कर रही है, कि बोलती है कि इसकी उसकी माँ मेरी, इसकी माँ जो होगी यहाँ पर होगी, ऊपर बनाएंगे ऊपर वाले में, इसकी माँ मेरी माँ की, इसकी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि इसकी माँ की इकलौती बेटी, तो यही हुई, इसका मतलब ये खुद ही यहाँ पर है, तो इस पुरुष की माँ है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, माता सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है कि इफ़ M + N मीन्स M इज़ द ब्रदर ऑफ N, यानी कि M जमा N, उसके बोलने का अर्थ है कि M से N को जमा किया जाए, इस फॉर्म में लिखा जाए, तो इसका मतलब होता है कि M जो है पहले वाला जो है वो क्या है, N का भाई है M भाई है तो M पॉजिटिव हो जाएगा, और किसका भाई है, सेम लाइन में लिखेंगे N को, एक एज के हैं एक तरह लिख दिया। उसके बाद वो बोलता है कि अगर हम परसेंटेज में लिखें M%N, तो परसेंटेज में लिखी चीज़ का क्या अर्थ निकलता है कि N का पिता है M, जो पहले लिखा है वो पिता होगा, यानी कि M, और किसका नीचे बाद वाले का तो N का, तो यहाँ M पिता है तो पॉजिटिव, N पता नहीं उसका जेंडर। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई में लिखें M × N, उसका मतलब होता है कि N की बहन M है, यानी कि अगर ऐसे लिखा जाए तो जो शुरू में लिखा गया है वो बहन है, यानी कि नेगेटिव है, और सेम लाइन में लिख के हम लिख देंगे कि वो N की बहन है। अब बच्चों इसमें से उसने पूछा है कि कौन सा वाला बता रहा है कि A जो है कि C का चाचा A है, A जो है चाचा है किसका, C का। तो ये आपको एक चीज़ समझ आई कि वो क्या बना रहे हैं,
m जमा n का मतलब m जो है भाई है किसका, n का, और m गुना n का मतलब हुआ कि m बहन है n की, और m परसेंटेज n का मतलब हुआ जो पहले लिखा है m वो पिता है और नीचे वाला माता है। तो अब आप देखिएगा इसमें कैसे करेंगे इसको, इसका आंसर वैसे हम आप पहले आंसर बता दूं कि कैसे दे, चलो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे कि अब बारी बारी से चेक करना चाहें तो वैसे चेक कर सकते हैं, जैसे ए परसेंट बी गुणा सी। परसेंट में आना था कि पिता है, ए पिता है बी का, ठीक है, और गुणा सी का मतलब है कि वो बहन है, ए जो है पिता है बी का और वो बहन है सी की। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये सी की बहन है। तो क्या ये चाचा होगा ए सी का? नहीं, क्योंकि ये तो पिता हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। ठीक है जी, इसके बाद तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा बी गुणा सी, बी गुणा का मतलब बी जो है सी की बहन है, तो बी नेगेटिव है, वो सी की बहन है, सी का पता नहीं कौन है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ए, परसेंटेज ए का मतलब सी जो है वो पिता है किसका, ए का। तो अब क्या इनमें रिलेशन चाचे का आ रहा है? नहीं आ रहा, फिर गलत ले दिया इन्होंने, तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ए प्लस डी, ए प्लस डी का मतलब कि ए जो है भाई है डी का, ए पॉजिटिव है और डी का भाई है, चलो इतना बना लिया। उसके बाद परसेंटेज दी है ई के साथ, परसेंटेज देने का मतलब डी जो है पिता है ई का, वो भी मैंने बना दिया। ई बेटा हो गया इसका, तो ये पिता हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जो परसेंटेज सी दिया है, परसेंटेज सी का मतलब कि ई जो है सी का पिता है। तो अच्छा देखो, एक ये बराबर एज के हैं, इनमें एक पीढ़ी और दो पीढ़ी, दो पीढ़ी का गैप हो गया तो दादा दादा वाली बात आ जाएगी कुछ, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो बचा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। अदरवाइज आप चाहें तो इसको फिर से ढंग से चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर ए प्लस एफ लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो भाई है एफ का, एफ कौन है, जेंडर पता नहीं। उसके बाद परसेंटेज जी, यानी कि एफ जो है जी का पिता हो गया, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जी गुणा सी है, यानी कि जो जो पहले लिखी है वो बहन है, नेगेटिव है, और गुणा सी मतलब उसका भाई होगा। तो अब भाई वाला केस हो सकता है, तो इस केस में ये हो सकता है, देखिए अब ये दो आपस में भाई हैं, ठीक है, अब एक भाई के दो बच्चे हैं, एक ये बेटी और एक ये बेटा मान लीजिए, तो ये इसका चाचा होगा ना, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ बच्चों मैंने आपको ये प्रश्न जो आए थे इसमें हल करके बता दिए हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा कमेंट्स में, मैं आपको उनकी छोटी सी सॉल्व करके पिक भेज दूँगा। ठीक है जी, और अगर मैंने कोई गलती की है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मुझे आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।